नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम घटनासार वार्षिकांक 2022 के 11वें एपिसोड को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। नए व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दें कि घटनासार रिवीजन की इस सीरीज में हम संपूर्ण घटनासार का नोट्स फॉर्म में रिवीजन करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली का सफल परीक्षण। ये पूर्णतः स्वदेशी तकनीक है। जीरो एक्सीडेंट मिशन के तहत रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से इस प्रणाली का विकास किया है। इसका परीक्षण सिकंदराबाद में किया गया है। एक ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार थे और दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन BK त्रिपाठी सवार थे। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के सामने आईं तो उनमें अपने आप ब्रेक लग गया। तो इस प्रकार ये परीक्षण सफल रहा। कवच प्रणाली में अगर दो ट्रेन स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो अपने आप ही ब्रेक लग जाता है। इसके अलावा जब ट्रेन फाटकों के पास पहुंचती हैं तो अपने आप सीटी भी बजने लगती है। इस प्रणाली में उच्च आवृत्ति के रेडियो संचार का प्रयोग किया जाता है। यह प्रणाली सुरक्षा मानक 4 के अनुरूप है, जो किसी भी सुरक्षा प्रणाली का उच्चतम स्तर है। अगला टॉपिक है पुणे में शिवाजी की प्रतिमा के अनावरण के साथ मेट्रो रेल का उद्घाटन। मोदी जी द्वारा 6 मार्च 2022 को पुणे में 3 काम किया गया। पहला है 1850 किलोग्राम वजनी 9.5 फीट ऊंची शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया गया। दूसरा, पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किमी के विस्तार का शुभारंभ किया गया। इस रेल परियोजना में विशेष क्या है? पुणे मेट्रो भारत में पहली ऐसी परियोजना है जिसमें मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित एल्युमिनियम बॉडी कोच लगे हैं। तीसरा काम जो मोदी जी द्वारा करवाया गया वो है मूलामुथा नदी के 9 किलोमीटर हिस्से का कायाकल्प। नेक्स्ट टॉपिक है 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का लोकार्पण। इस प्रतिमा का लोकार्पण मोदी जी द्वारा 5 फरवरी 2022 को किया गया। रामानुजाचार्य 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक एवं समाज सुधारक थे। ये प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो ये प्रतिमा तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित की गई है। प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है और ये पंचधातु की बनी है। यह प्रतिमा बैठी मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी लागत 1000 करोड़ रुपए है, जो कि दान से प्राप्त हुआ है। रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु के पेरम्बदूर में हुआ था। अगला टॉपिक है तमिलनाडु के थूथुक्कुडी जिले के मीलवाटन और दक्षिण वीरपंडियापुरम में अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क की आधारशिला। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन द्वारा 7 मार्च 2022 को इसकी आधारशिला रखी गई है। यह पार्क कच्चे माल की 70 से 80% मांग को पूरा करने के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास करेगा। यह उत्पादन लागत को काफ़ी कम करेगा और फर्नीचर क्षेत्र में तमिलनाडु की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सत्र की 2023 में मेजबानी मुंबई को। मुंबई 2023 में 40 वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। IOC सत्र क्या है? IOC सत्र 101 मतदान सदस्यों और 45 मानद सदस्यों की वार्षिक बैठक है, जहां वे ओलंपिक चार्टर में संशोधन, IOC सदस्यों और पदाधिकारियों के चुनाव आदि पर निर्णय लेने के लिए एक साथ आते हैं। 2023 के लिए IOC सत्र जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस तरह के पिछले सत्र की मेजबानी भारत ने 1983 में नई दिल्ली में की थी। 2022 में IOC के 139वें सत्र का आयोजन बीजिंग में किया गया था। नीता अंबानी इस समिति में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। IOC सेशन और संबंधित बैठकें भारत में मई-जून 2023 में आयोजित की जाएंगी। अगला टॉपिक है एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन। इस प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इंदौर के देव गुराडिया ट्रेंचिंग ग्राउंड में किया गया है। यह PPP मॉडल पर आधारित है। इसका नाम गोवर्धन प्लांट है। गोवर्धन प्लांट वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन की अवधारणा पर आधारित है। गीला शहरी घरेलू कचरा और मवेशियों और खेत से निकलने वाले कचरे को गोवर्धन कहा जाता है। इस प्लांट की क्षमता कितनी है? इस CNG प्लांट में प्रतिदिन 17,500 किलोग्राम बायोगैस बनाई जाएगी। इसके साथ ही 100 टन उच्च गुणवत्ता वाली खाद भी तैयार की जाएगी। अगला टॉपिक है भारत UAE वर्चुअल शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच 18 फरवरी 2022 को वर्चुअल शिखर बैठक हुई। इस अवसर पर एक संयुक्त दृष्टिपत्र
भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापक सामरिक साझेदारी में प्रगति, नए मोर्चे, नया मील का पत्थर शीर्षक से जारी किया गया। इस दौरान भारत यूएई कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सेपा पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस सेपा समझौते के चलते अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 60 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। अगला टॉपिक है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला फिलीपींस पहला देश। कुल खरीद 2,812 करोड़ रुपए की होगी। यह समझौता 28 जनवरी 2022 को फिलीपींस के क्वेजोन सिटी में संपन्न हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात के लिए भारत के पास आने वाला यह पहला विदेशी ऑर्डर है। भारत से मिसाइल के तट आधारित जहाज रोधी संस्करण के खरीद का समझौता हुआ है। समझौते में 3 बैटरियों की आपूर्ति, ऑपरेटरों और अनुरक्षकों के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ आवश्यक एकीकृत लॉजिस्टिक समर्थन पैकेज भी शामिल है। अगला टॉपिक है एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने में भारत 192 देशों में 120वें स्थान पर है। पिछले साल भारत 117वें स्थान पर था। लक्ष्यों से दूर रहने का प्रमुख कारण सरकारी प्रशासन में मौजूद कमियों और नीतियों के अनुपालन से जुड़ी खामियों को बताया गया है। इस रैंकिंग में भारत का समग्र विकास लक्ष्य स्कोर 100 में से 66 था। पाकिस्तान 129 को छोड़कर भारत लगभग सभी दक्षिण एशियाई देशों में पीछे है। 129 का मतलब है 129वें स्थान पर पाकिस्तान है। अगला टॉपिक है सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों का प्रदर्शन। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। पहला राज्य है कर्नाटक, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे पे हिमाचल, चौथे पे गोवा, 5वें पे कर्नाटक और 6ठे पे आंध्र प्रदेश और 7वें पे उत्तराखंड है। राष्ट्रीय औसत से बिहार 14 और यूपी 11 लक्ष्यों में पीछे है। गरीबी कम करने में यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी सबसे पीछे हैं। नागरिकों को पेयजल प्रदान कर पाने में दिल्ली, राजस्थान, असम, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश का रिकॉर्ड सबसे खराब है। सतत विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है। उसके बाद दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे पर डेनमार्क, चौथे पर जर्मनी और 5वें पर बेल्जियम का स्थान आता है। अगला टॉपिक है उत्तराखंड का अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन की अंतिम अधिसूचना दिसंबर 2021 में जारी की है। यह इको सेंसिटिव जोन उत्तराखंड का पहला ऐसा इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है जिसमें एक भी गांव शामिल नहीं है। यह मुख्यतः काली नदी और उसकी सहायक जल संभरण क्षेत्र में स्थित है। अस्कोट को कस्तूरी मृग वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। अभयारण्य का मूल उद्देश्य क्षेत्र की वनस्पतियों और वन्यजीवों की बृहद जैव विविधता का संरक्षण करना है। अगला टॉपिक है 351 और रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध। पिछले 16 महीनों में यह ऐसी तीसरी सूची है। पहली सूची अगस्त 2020 में जारी की गई थी जिसमें 101 उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया था। दूसरी सूची मई 2021 में जारी की गई जिसमें 108 उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया था और तीसरी सूची ये लेटेस्ट है जो दिसंबर 2021 में जारी की गई है। इसमें 351 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये सारी कार्रवाई रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु की जा रही है। देश में रक्षा उत्पादन बढ़ाने हेतु मई 2020 में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। अगला टॉपिक है PSLV C-52 से 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। प्रक्षेपण की तिथि है 14 फरवरी 2022। ये कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। तीनों उपग्रह कौन कौन से हैं? तो पहला है EOS-04, यह मुख्य उपग्रह है और इसका कार्यकाल 10 वर्ष है। दूसरा उपग्रह है INSAT-2TD, ये भारत भूटान संयुक्त सैटेलाइट है और इसका कार्यकाल 6 माह है। तीसरा उपग्रह INSPIRESAT-1 है, इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंटों ने बनाया है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष है। EOS-04 एक रडार इमेजिंग उपग्रह है जिसे हर तरह के मौसम में उच्च गुणवत्ता वाले चित्र लेने के लिए तैयार किया गया है। कृषि, वानिकी व आपदा प्रबंधन में भी यह उपग्रह मदद करेगा। PSLV रॉकेट की यह 54वीं उड़ान थी और इस साल की यह पहली लॉन्चिंग थी। EOS-04 को मिलाकर वर्तमान में अंतरिक्ष में 54 भारतीय उपग्रह सक्रिय हैं। अगला टॉपिक है काजू वैली, तमिलनाडु का नया पक्षी अभयारण्य। तमिलनाडु में
बिल्लुपुरम के पास स्थित काजुवेली आर्द्रभूमि को दिसंबर 2021 में पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। इस घोषणा के बाद अब इस क्षेत्र को काजुवेली पक्षी अभयारण्य कहा जाएगा। काजुवेली वेटलैंड पुलिकट झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पक्षी अभयारण्य की स्थापना के बाद इस आर्द्रभूमि का बेहतर संरक्षण हो सकेगा। यह तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य है। यह मध्य एशिया और साइबेरिया से लंबी दूरी के प्रवासी पक्षियों को आवास प्रदान करता है। अगला टॉपिक, देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक। जनवरी 2022 में गुजरात हाई कोर्ट में भारत के पहले डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन किया गया है। इस प्रकार गुजरात हाई कोर्ट देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है जहां पर जस्टिस क्लॉक को लॉन्च किया गया है। जस्टिस क्लॉक से आशय उच्च न्यायालय और राज्य के अन्य अदालतों के परिसरों के भीतर एक आउटडोर डिस्प्ले LED वॉल लगाने से है, जिसमें लंबित मामलों के निपटान की जानकारी लगातार दर्शाई जाती रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है, औषधि पादप गूगल अथवा गूगल IUCN के रेड डाटा लिस्ट में संकटापन्न के रूप में शामिल। गूगल एक औषधि पादप है जिसे IUCN ने हाल ही में रेड डाटा बुक्स में संकटापन्न के रूप में शामिल किया है। यह अधिकांशतः शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। गूगल का वानस्पतिक नाम कोमीफोरा व्हिटी है। यह राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर बहुतायत में पाया जाता था, परंतु इस पौधे की गोंद के अतिदोहन के कारण ये पौधा वर्तमान में IUCN की संकटापन्न श्रेणी में रखा गया है। 2008 से राजस्थान में चलाए जा रहे गूगल बचाओ अभियान एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग के प्रयास से इनकी संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है, केरल में एशिया का सबसे बड़ा वर्ड एटलस लॉन्च। दक्षिण भारतीय राज्य केरल ने अपना पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस जनवरी 2022 में लॉन्च किया है। यह बर्ड एटलस भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा वर्ड एटलस है। केरल वर्ड एटलस भारत का अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है, जिसके तहत ठोस आधारभूत लाइन डेटा तैयार किया गया है, जिससे यह पता चल सके कि विभिन्न प्रजातियों के पक्षी कहां कहां पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में उनकी आबादी ज़्यादा है अथवा कम। 2015 से 2020 के बीच जुलाई से सितंबर और जनवरी से मार्च माह तक क्रमशः वेट और ड्राई सीजन्स में हर साल 2 बार पक्षियों से जुड़े सर्वे को कराकर यह वर्ड एटलस तैयार किया गया है। इससे जुड़े शोध में यह भी पाया गया है कि वेट सीजन की तुलना में ड्राई सीजन में पक्षियों की संख्या अधिक पाई जाती है। केरल बर्ड एटलस में 361 प्रजातियों के लगभग 3 लाख रिकॉर्ड मौजूद हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, रेड सैंडर्स संकटापन्न सूची में शामिल। रेड सैंडर्स यानी रक्त चंदन लकड़ी या रेड सैंडलवुड को, जिसे 2018 में IUCN के रेड डाटा लिस्ट में नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, अब उसे संकटापन्न की सूची में डाल दिया गया है। यह भारत में सर्वाधिक तस्करी की जाने वाली लकड़ी है, जो पूरी दुनिया में केवल शेषाचलम की पहाड़ी क्षेत्रों और उससे लगे कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र इसके मूल निवास स्थान हैं, अर्थात यह इसी क्षेत्र की एंडेमिक है। ब्लैक मार्केट में 1 टन रेड सैंडर्स की कीमत 15 से 30 लाख रुपए तक है। अब हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 देखेंगे। 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन 2 वर्षीय आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI द्वारा किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। 1987 से प्रारंभ 2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में विशेष क्या है उसको जान लेते हैं। वर्तमान रिपोर्ट में FSI ने भारत के बाघ अभयारण्यों, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय प्रस्तुत किया है। 2019 की तुलना में 2021 में वन और वृक्षों के आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें से वन क्षेत्र में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षादन में 721 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षाच्छादन अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है, जो कि 33% होना चाहिए। 33% के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है।
वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि खुले वन में हुई है। उसके बाद यह बहुत घने वनों में देखी गई है। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसको याद रखिएगा कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। दूसरे नंबर पर है तेलंगाना, तीसरे पर उड़ीसा, चौथे पे कर्नाटक और पाँचवें पर झारखंड। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाले 5 राज्य हैं। पहला राज्य है मध्य प्रदेश। बहुत सालों से मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़ और चौथे पर उड़ीसा तथा पाँचवें पर महाराष्ट्र है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पूर्वोत्तर के राज्यों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर में वन क्षेत्र का ह्रास हुआ है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में दर्ज की गई है। उसके उपरांत क्रमशः मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय का स्थान आता है, जहां पर वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है। 5 शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां 75% से अधिक वन क्षेत्र है वे हैं लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। 12 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 33 से 75% वन क्षेत्र है। कान्हा से नवेगांव, नागजीरा, तदोबा, इंद्रावती कॉरिडोर उच्च सघन वन तथा मध्यम सघन वन की श्रेणी में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है। खुले वन की श्रेणी में पेंच, सतपुड़ा, मेलाघाट कॉरिडोर प्रथम स्थान पर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का रणथंभौर, कूनो, शिवपुरी, माधव क्षेत्र टाइगर कॉरिडोर में सर्वाधिक वनाच्छादन वाला टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव कवर 4,992 वर्ग किलोमीटर अर्थात लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर है। 2019 की तुलना में देश में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। मैंग्रोव कवर में वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं उड़ीसा, जहां 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, महाराष्ट्र यहां 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। दोस्तों, घटनासार वार्षिकी 2022 के पहले टॉपिक अद्यतन सार संग्रह का वीडियो हमारे चैनल पर डाला जा चुका है। आप चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के माध्यम से वहां पहुंच सकते हैं। सूचना समाप्त हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकारों का गठन। तो देखते हैं किन किन राज्यों में चुनाव हुए हैं हाल ही में। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा मणिपुर, चौथा गोवा और 5वां पंजाब। इन राज्यों में कहां कहां किसकी सरकार बनी है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी की सरकार बनी है। पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे आपकी सरकार बनी है। पंजाब दूसरा ऐसा राज्य है जहां पे आपकी सरकार बनी है। इसके पहले दिल्ली में आपकी सरकार थी। अब देखिए किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बना है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, जो कि पहले से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वे दोबारा चुने गए हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, जो पहले सीएम थे, वही फिर बनाए गए हैं, जबकि ये चुनाव हार चुके हैं। मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह, ये पहले से सीएम रहे हैं, दोबारा फिर चुने गए हैं। गोवा में प्रमोद सावंत, ये भी पहले से सीएम रहे हैं और दोबारा फिर से चुने गए हैं। और पंजाब में भगवंत मान सीएम बनाए गए हैं। 8 जनवरी 2022 को इन 5 राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई थी और चुनाव परिणाम आया 10 मार्च 2022 को। अब एक एक राज्य देख लेते हैं। पहले देखते हैं पंजाब। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये विधानसभा सीटों से संबंधित है, लेकिन मैं यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी प्रश्न डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। तो पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं और लोकसभा की 13 सीटें हैं तथा राज्यसभा की 7 सीटें हैं। पंजाब में एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ था, जो कि 20 फरवरी को हुआ। अब परिणाम देख लेते हैं। पंजाब में आप 92 सीटों पर जीती है और उसने कुल मतों का 42% प्राप्त किया है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही है, जो 18 सीटें जीती है। तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल है, जो 3 सीटें जीता है। बीजेपी बहुत प्रयास के बाद भी 2 सीट जीत पाई है और बीएसपी, जो कि यूपी में भी 1 सीट जीती है, वो पंजाब में भी 1 सीट जीत पाई है। अगला फैक्ट देखते हैं। 16 मार्च को भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 17वें नंबर के। नेक्स्ट, शपथ ग्रहण शहीद भगत सिंह के गांव खटकर कला में संपन्न हुआ है।
यहाँ पे ये देखिए कि आप भगत सिंह के गांव में ही अपना शपथ ग्रहण समारोह क्यों की। तो जिस तरह से बीजेपी अपना मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा ले रही है, कुछ उसी तरह आप भी बीजेपी के नक्शे कदम पर चलना चाह रही है। अब देखते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं बनवारी लाल पुरोहित। इन्होंने ही भगवंत मान को सीएम पद की शपथ दिलाई है। और भगवंत मान पहले क्या रहे हैं ये भी जान लेते हैं। तो भगवंत मान पहले हास्य और व्यंग्यकार कलाकार थे और ये 2014 से 2022 तक आपके लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। अगला राज्य है यूपी। तो यूपी में विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 403 और विधान परिषद सीटें हैं 100, लोकसभा की सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीटें हैं 31। यहाँ पे मतदान 7 चरण में संपन्न हुआ। फरवरी में 5 चरण और मार्च में 2 चरण। फरवरी में किस किस डेट को मतदान हुआ है? तो 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी और 27 फरवरी को। और मार्च में 3 और 7 मार्च को मतदान संपन्न कराए गए हैं। यूपी का परिणाम क्या रहा है? तो यूपी में बीजेपी 255 सीटें जीती हैं और इसे कुल मतों का 41.3% प्राप्त हुआ है। ये जो सीटें हैं ये सिर्फ बीजेपी की हैं, लेकिन जो बीजेपी गठबंधन यूपी में बना था उसकी कुल सीटें 273 हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आती है जिसे 111 सीटें मिली हैं और इसे कुल मतों का 32.1% प्राप्त हुआ है। तीसरे नंबर पर अपना दल सोनेलाल वाली पार्टी है जिसे 12 सीटें मिली हैं। चौथे नंबर पर राष्ट्रीय लोक दल है जिसे 8 सीटें प्राप्त हुई हैं। फिर है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इसे 6 सीटें मिली हैं। नेक्स्ट है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल जिसे 6 सीटें मिली हैं। अगली पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे 2 सीटें मिली हैं। नेक्स्ट है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी, इसे भी 2 सीटें मिली हैं। और लास्ट है बहुजन समाजवादी पार्टी, इसे 1 सीट मिली है। अगला फैक्ट है पहले की तुलना में अब की बार सर्वाधिक 48 महिलाओं ने चुनाव जीता है। पूर्ण बहुमत से लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का कारनामा 37 वर्ष बाद हुआ है, जो कि बीजेपी द्वारा संभव हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट है 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। इसी तरह से एक वाक्य में कई प्रश्न छिपे होते हैं, आपको उन प्रश्नों को याद रखना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं और उप मुख्यमंत्री 2 लोग बनाए गए हैं। एक जो पहले से उप मुख्यमंत्री रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे अब की बार नए बनाए गए हैं ब्रजेश पाठक। और मंत्रियों की जहां तक बात है तो कुल 54 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें से 18 कैबिनेट मंत्री और 14 स्वतंत्र प्रभार वाले और 5 महिला मंत्री हैं। नेक्स्ट राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधानसभा सीटें हैं 70 और लोकसभा सीटें 5 तथा राज्यसभा सीटें 3 हैं। उत्तराखंड का परिणाम क्या रहा? तो देख लीजिए, यहाँ पे बीजेपी 47 सीटें जीती है और इसे कुल मतों का 44.3% प्राप्त हुआ है। कांग्रेस 19 सीटों पर विजयी रही है और बीएसपी 2 सीट जीत पाई है तथा निर्दलियों ने भी 2 सीटें जीती हैं। हारने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी को राज्य का लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया है। पुष्कर सिंह धामी सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। ये 45 वर्ष की उम्र में ही राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और यहाँ लोकसभा की सीटें 2 हैं तथा राज्यसभा की 1 ही सीट है। यहाँ पे 2 चरण में मतदान हुए हैं। पहला चरण था 27 फरवरी को और दूसरा चरण संपन्न हुआ है 3 मार्च को। यहाँ का चुनाव परिणाम क्या रहा है? बीजेपी को 32 सीटें, 60 में से 32 सीटें मिली हैं और इसे कुल मतों का 37.8% प्राप्त हुआ है। उसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी को 5 सीटें प्राप्त हुई हैं, जनता दल यूनाइटेड को 6 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 5 सीटें और निर्दलियों को 3 सीटें प्राप्त हुई हैं। कुकी पीपुल्स अलायंस को 2 सीट प्राप्त हुई है। नोंग थोम्बम बीरेन सिंह राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं यल गणेशन। इन्होंने ही बीरेन सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अगला राज्य है गोवा। गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है और लोकसभा की 2 सीटें यहाँ पे हैं और राज्यसभा की 1 सीट। परिणाम क्या रहा गोवा का? गोवा में पुनः बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी को कुल 20 सीटें प्राप्त हुई हैं और इसे कुल मतों का 33.3% प्राप्त हुआ है। कांग्रेस 11 सीटों पर विजयी रही है, निर्दलीय
3 पर और आप 2 सीटों पर विजयी रही। महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी को 2 सीटें प्राप्त हुई हैं और रेवोल्यूशनरी गोवंश पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई है। और इसमें से महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का समर्थन बीजेपी को प्राप्त हुआ है और 3 निर्दलियों का भी समर्थन बीजेपी को प्राप्त हुआ है। प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। इनका शपथ 28 मार्च 2022 को हुआ है और गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। इन्होंने ही प्रमोद सावंत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। दोस्तों, यदि आपको हमारे इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे WhatsApp नंबर पर अपना नाम, ज़िले का नाम और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपको यह नोट्स फ्री में उपलब्ध करवा देंगे। अंत में इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा, आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।